वेलकम टू अनकटेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। और देखते हैं नवंबर 6 में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। पहली न्यूज ये है कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मेयर बने हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। जोहरान ममदानी, इनका जन्म हुआ था युगांडा में, युगांडा की राजधानी कंपाला में। और ये महमूद ममदानी और प्रसिद्ध फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। जोहरान ममदानी, इनके माता पिता गुजराती मूल के हैं। अभी ये जब वहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफ़ी कम्युनल जो इनके बयान थे उसको लेकर काफ़ी चर्चा में थे। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर अगर ये जोहरान ममदानी अगर बनते हैं न्यूयॉर्क के मेयर तो न्यूयॉर्क को फिर फंड देना मुश्किल होगा। तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं जोहरान ममदानी, और अभी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, यूएसए के। ये पहले साउथ एशियन ओरिजिन के पहले और मुस्लिम व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। अभी यूएनएफसीसीसी का कॉप जो है, कॉप 30 ब्राजील में होने वाला है। कॉप 30 ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में एक बेलम जगह है, वहां पे होगा ये। तो 1900 अब ये ब्राजील में 33 साल बाद फिर से कॉप की बैठक हो रही है, 33 ईयर्स बाद। 30 साल बाद, ये फिर 33 साल बाद फिर से 1992 से यहीं से शुरू हुआ था कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूएनएफसीसीसी। तो अर्थ समिट हुआ था वहां पे 1992 में। और अब फिर से ब्राजील में यूएनएफसीसी का कॉप हो रहा है। तो वहां पे 1992 में अर्थ समिट में 3 कन्वेंशन हुए थे, जैसे यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी और यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। 3 कन्वेंशन हुए थे। यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी ये सब लीगली बाइंडिंग है। यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी। तो यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये है। और ये बॉन में काम करता है, बॉन जर्मनी में, यूएनसीसीडी। और ये तैयार किया था, इसका ड्राफ्ट जो यूएनसीसीडी का ड्राफ्ट था तैयार किया गया था 1994 में, और 26 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ था। इसी तरह यूएनसीसीडी 22 मई 1992 को इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था यूएनसीसीडी। यूएनएफसीसी मार्च 1994 में इनफोर्स में आ गया था। यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी जिसकी कॉप होने वाली है ब्राजील में, अमेजन क्षेत्र में। तो कॉप 1 हुई थी, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉप 1 हुई थी बर्लिन में 1995 में, और कॉप 8 इंडिया में हुई थी 2002 में। अभी कॉप 30 हो रही है, कॉप 30 हो रही फिर ब्राजील में। और कॉप 29 हुई थी, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई थी 2024 में। अब ये जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, तो अब ये कह रहे हैं कि हमको कम से कम एक ऐसे नतीजे पर आना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी का इन प्रयासों पर विश्वास बढ़े। तो एक आर्टिकल भी आया था उनका। अब ब्राजील ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें ये है कि अब वो नहीं चाहते, मतलब कि कोई भी क्लाइमेट के इफर्ट्स में, क्लाइमेट चेंज के प्रयासों में या उसको कम करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डोनेशन बेस पर नहीं करेगा, डोनेशन या चैरिटी बेस पर। उसकी एक लिमिटेशन है, एक टाइम के बाद वो नहीं करेगा। तो वो ब्राजील एक कार्यक्रम को लेकर आया है, इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बाय ब्राजील TFFF। उस इनिशिएटिव का नाम है TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर रिवर फैसिलिटी। ये ब्राजील का कार्यक्रम है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे लोग, इन्वेस्टर जो
क्लाइमेट प्रयासों में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिवार्ड देंगे, मतलब वो चैरिटी बेस्ड नहीं होगा, डोनेशन नहीं होगा, वो इन्वेस्ट माना जाएगा उनका। वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, न कि चैरिटी। तो इसी को लेकर ये TFFF कार्यक्रम चर्चा में है, और इसमें 1 बिलियन US डॉलर का प्राइमरी जो प्राइम फेसिया या फर्स्ट टाइम एफर्ट किया गया है कि इसमें इतना निवेश करेंगे लोग। अभी ये बढ़ेगा आगे। तो TFFF के तहत अब क्लाइमेट चेंज में एफर्ट एक निवेश मॉडल माना जाएगा ब्राजील में, और उसी के तहत अगर जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिवार्ड दिया जाएगा उनको। और वो मतलब कि सही बात भी है कि अगर चैरिटी के आधार पर, केवल डोनेशन के आधार पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं या उसके प्रयासों में तेजी लाना चाहते हैं, तो वो एक टाइम बाद कोई नहीं करेगा, उसकी लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट मॉडल पर लेके आएंगे तो कई बिजनेस कंपनियां उसमें आ सकती हैं क्लाइमेट चेंज में सहयोग के लिए। साउथ सुडान के रीजन जो चर्चा में रहे हैं, कोर्दोफ कोर्दो कोर्दोफान रीजन, साउथ सुडान, और इसके अलावा दारफुर रीजन, ये चर्चा में है। ये हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स और वहाँ की मिलिट्री आपस में लड़ रही हैं 2023 से। पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस ये आपस में लड़ रही हैं। तो इसी कारण कोर्दोफान रीजन और दारफुर रीजन ये चर्चा में रहे हैं। अभी यहाँ पे 40 लोगों की डेथ हुई थी एक फ्यूनरल अटैक में कोर्दोफान रीजन में। और साउथ सुडान की कैपिटल है जूबा। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ सुडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से व्हाइट नाइल पास होती है। व्हाइट नाइल पास होती है। व्हाइट नाइल अगर युगांडा से, साउथ सुडान से और सुडान से पास होती है। व्हाइट नाइल जो सफेद या श्वेत नील जो निकलती है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, और सुडान से जाते हुए, साउथ सुडान से जाते हुए मिस्र में खार्तूम के पास ब्लू नील से मिल जाती है। जो नाइल है, ब्लू नाइल नदी उससे मिल जाती है खार्तूम के पास, मिस्र के जो एक जगह है राजधानी। और लेक विक्टोरिया की सीमा 3 देशों से मिलती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया। ब्लू नील नदी जो निकलती है वो निकलती है इथोपिया से। मतलब कि एक जो ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया से निकलती है, इथोपिया से निकलती है। और व्हाइट नाइल जो निकलती है वो निकलती है लेक विक्टोरिया से। ये साउथ सुडान से पास होती है और ये इथोपिया से मिस्र में चली जाती है, और ये दोनों खार्तूम के पास मिलकर नील नदी बनाती है। ये दोनों खार्तूम के पास मिलकर नील नदी बनाती है। ब्लू नाइल इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है और व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अभी अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रहेंगी, और ये अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष होंगी भारत की। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये, अटलांटिक कोस्ट पे। साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री अटलांटिक कोस्ट पे है ये। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है कॉन्गो है, कॉन्गो रिवर और कुआंजा रिवर। कॉन्गो और कुआंजा। कॉन्गो जाम्बिया से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। कांगो जाम इसका जो कांगो रिवर का पार्ट है ये कम ही है, वहाँ पे बॉर्डर पर है, अंगोला के बॉर्डर पर, और खाली होती है उसमें अटलांटिक ओशन में।
एक और नदी है क्वांजा। यहाँ का माउंट हाईएस्ट पीक है मोको मोको। तो ये अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर है। वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कॉन्गो रिवर और क्वांजा रिवर। इसी तरह बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा वो पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इससे जो सीमा साझा करते हैं नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इससे सीमा साझा कर सकते हैं। गैबोरोन इसका कैपिटल है। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में भी है, मतलब बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और साउथ अफ्रीका में। कालाहारी डेजर्ट। ओकावेंगो डेल्टा यहीं पे है। ओकावेंगो डेल्टा यहीं पे है बोत्सवाना में। ओकावेंगो नदी से बना है। तो बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट की यात्रा शेड्यूल्ड है। और नामीबिया और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे सीमा साझा करता है। कैपिटल गैबरोन है, गैबरोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पास होती है यहाँ से। कालाहारी डेजर्ट इसमें है। बोत्सवाना और नामीबिया साउथ अफ्रीका को मिलाकर ओकावेंगो डेल्टा है। फिलीपींस में एक तूफान आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको वहाँ पर टाइफून बोलते हैं, साउथ चाइना सी में। कालमेगी। इससे 130 के करीब लोगों की डेथ हो गई है। और इसके कारण यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। और यहाँ का जो सबसे मतलब मोस्ट अफेक्टेड जो आइलैंड है वो है सेबू। सेबू फिलीपींस का आइलैंड है, मोस्ट अफेक्टेड है इससे, फिलीपींस से। तो प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने वहाँ पे फिलीपींस में अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। उसका कारण है साइक्लोन या टाइफून कालमेगी। और जो मोस्ट अफेक्टेड आइलैंड है वो है सेबू। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। ये 13th एडिशन है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, ये रिपोर्ट आई है। इसको जारी किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, एक एनजीओ है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। और जिसके साथ मिलकर यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज, यू यूरी सीएससी, यूरिक से, इसके साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। ये 13th एडिशन है। इसके हिसाब से दुनिया के टॉप 10 जो कोऑपरेटिव है उसमें भारत के अमूल पहले नंबर पर और दूसरा इफ्को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो दुनिया का पहला जो कोऑपरेटिव नंबर 1 पे है वो है अमूल। 300 कोऑपरेटिव्स को इन्होंने एक तरीके से इवेल्युएट किया था। तो पहले पर नंबर पर अमूल है और दूसरे नंबर पर इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अभी 2025 को ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया गया आईसीए के द्वारा। 2025 को ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक एनजीओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ इसका जो स्टेटस है कंसल्टेटिव स्टेटस है। कोऑपरेटिव्स के विकास को लेकर यूनाइटेड नेशंस के साथ इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है। कंसल्ट करता है यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज से कि कैसे कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बेस प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए। जैसे पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में आया था कोऑपरेटिव के प्रमोशन के लिए। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19(1) सी में और आर्टिकल 43 डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसी तरह फंडामेंटल राइट्स एक्ट 19(1) सी
19(1)(c) और 43(b), आर्टिकल 43(b), ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस है कोऑपरेटिव्स का।